हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अगनसुता के बारे में। तो अगनसुता का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं राजनीति से संबंधित, वो सब जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगनसुता जो है ये बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के 34 सुतों में से 27वां सुत है। ठीक है, आपने ये तो सुना ही होगा कि बौद्ध धर्म जो है उसमें 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ठीक है, जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये बुद्धिज़्म का। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है त्रिपिटक, इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये जो अगनसुता है ये किस में मिला है? अगनसुता दीर्घ निकाय में मिला है। अब दीर्घ निकाय किस में है? दीर्घ निकाय जो है ये सुत्त पिटक का पहला निकाय है। ठीक है, आपको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो चलिए दोबारा समझते हैं क्या होता है इसमें। जो बुद्धिज़्म है, बौद्ध ग्रंथ जो हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है उसका पहला निकाय है दीर्घ निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय में कुछ सूत्र दिए हुए हैं, उन्हीं सूत्रों में 27वें नंबर पर अगनसुता है। ठीक है, तो अगनसुता कौन सा सुत है? दीर्घ निकाय का 27वां सुत है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दीर्घ निकाय जो है वो किसका पहला निकाय है? सुत्त पिटक का। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका एक पिटक है सुत्त पिटक, जिसमें दीर्घ निकाय पहला निकाय है उसका, सुत्त पिटक का। एंड उसी दीर्घ निकाय में 34 सुत दिए हुए हैं, उन 34 सुतों में 27वें नंबर पर अगनसुता आता है। ठीक है, तो अगनसुता किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक ग्रंथ आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इन्हें 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ। इनको निर्वाण कब मिला? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचलित किया, मतलब कि बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, दीर्घ निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का पहला निकाय है। ठीक है, जिसमें 34 सुत हैं। इन सुतों के आकार काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको दीर्घ निकाय का नाम दिया गया है। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने सामाजिक समानता व लैंगिक समानता पर बल दिया। उनके अनुसार उन्होंने शिक्षा दी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है, न सामाजिक आधार पर न लैंगिक आधार पर। ठीक है, सामाजिक आधार पर मतलब जाति के आधार पर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो वर्ण व्यवस्था तथा अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? त्रिपिटक, जातक कथाएँ, ठीक है, बुद्ध चरितम, मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, महाकाव्य। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बौद्ध साहित्य है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगनसुता जो थे इनके मूल विचार क्या क्या थे? अगनसुता के मूल विचार जो थे, उन्होंने मुख्यतः जातिगत कर्म कांडों, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, ब्राह्मणवाद का उन्होंने विरोध किया था, कर्म कांडों में वो विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए अगनसुता की शुरुआत में गौतम बुद्ध की श्रावस्ती की यात्रा का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप अगनसुता को पढ़े तो आप उसमें पाएंगे कि शुरुआत में इसमें क्या किया गया है, किसका जिक्र किया गया है? गौतम बुद्ध की श्रावस्ती की यात्रा का जिक्र किया गया है। ठीक है, जब 2 ब्राह्मणों भारद्वाज व वशिष्ठ ने गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली तथा वे भिक्षुक बन गए। ये बताया गया है कि जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती की यात्रा पर गए थे
तो 2 ब्राह्मण थे, भारद्वाज व वशिष्ठ, जिन्होंने गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मतलब कि उन्होंने गौतम बुद्ध के संघ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। इस पर अन्य ब्राह्मण व उनकी जाति के सदस्यों ने उनका अपमान किया तथा उनको अपनी जाति से, यानी कि ब्राह्मण की जाति से निकाल दिया। अब इसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध ने बताया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ब्राह्मणों ने सामाजिक सत्ता में अपने वर्चस्व के लिए बनाई है। ठीक है, ताकि वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकें। तो जो गौतम बुद्ध थे वो क्या मानते थे कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसमें इतने ज़्यादा कर्मकांड बताए हुए हैं, ये सब किसने बनाई है? व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है। ये एक शास्त्रों में नहीं दी हुई है, बल्कि स्वयं ब्राह्मणों ने बनाई है, ताकि वो अपना प्रभुत्व, अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रख सके। ठीक है, अपना प्रभुत्व, अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था व धारणा का प्रचार किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं तथा शूद्र पैरों से। ठीक है, इसी वजह से जो शूद्र हैं उनको वो बहुत ही नीचा समझते थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस बात का विरोध किया। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता। ईश्वर के द्वारा बनाए गए हर व्यक्ति का समान आदर होना चाहिए। ठीक है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। तो ये किसके विचार थे? गौतम बुद्ध के। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि जाति के आधार पर नैतिक कार्यों व धर्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर धर्म का मतलब आप धर्म से लगा सकते हो। उस टाइम पर पाली लैंग्वेज प्रचलन में थी, पाली भाषा का प्रचलन था, तो इसीलिए धर्म का यूज़ किया जा रहा था धर्म शब्द के लिए। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जाति के आधार पर ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति क्या काम करेगा या उसका धर्म क्या होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चारों जातियों में से भिक्षुक बन सकता है एंड अरहंत के स्तर पर पहुंच सकता है। ठीक है, ऋषि मुनियों का सबसे ऊंचा जो लेवल होता था वो अरिहंत होता था। ठीक है, एंड बुद्ध के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति भिक्षुक भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। ठीक है, एंड अरहंत के पद पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति अगर चाहे तो अपने अनुशासन, दृढ़ निश्चय, कर्मों के आधार पर अच्छे से अगर वो कर्म करेगा तो वो कर्म योगी बन जाएगा एंड अरहंत कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, जो ऋषि मुनि थे जो बहुत ही अनुशासित होते थे, दृढ़ निश्चयी होते थे, अपने सारे कर्मों को अच्छे से करते थे, वो किस श्रेणी में पहुंच जाते थे? अरहंत की, एंड सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती थी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का अगर वह गलत कार्य करता है तो मरने के बाद उसको नरक ही मिलेगा। जैसे अगर कोई क्षत्रिय है या अगर कोई ब्राह्मण है वो कोई अपराध करता है तो उसको उसका दंड मिलेगा, एंड अगर कोई शूद्र है वो कोई बहुत ही अच्छा काम करता है तो उसको मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। तो ये कौन बोलते थे? ये बोलते थे गौतम बुद्ध। ठीक है, बुद्ध कहते हैं धर्म यानी कि धर्म व्यक्ति के इस जन्म व मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। व्यक्ति जैसा काम करेगा, जैसा वो अपना धर्म का आचरण अगर व्यक्ति करेगा तो उसको मरने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष यानी कि शाश्वत शांति। ठीक है, इसके अलावा लोगों का मूल्यांकन जन्म के आधार पर नहीं हो बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। वो मानते थे कि जो व्यक्ति है उसका मूल्यांकन कि व्यक्ति कितने लेवल पर है ये उसके जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर होना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा कर्म करता है। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी अपने पिता की तरह महान हो। ठीक है, हो सकता है उसमें अपने पिता के गुण ना हो। इसी तरीके से शूद्र का जो बेटा है वो हो सकता है बहुत ही महान कार्य कर दे। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उसने क्या काम किया है। ठीक है, धर्म जीवन की पवित्रता बनाए रखता है व तथ्य ज्ञान में पूर्णता प्रदान करता है। इसके अलावा यह तृष्णा का भी त्याग करता है। ठीक है, धर्म यानी कि धर्म वही है जो सबके लिए ज्ञान के द्वार खोले। ठीक है, विद्वान वही है जो अपने ज्ञान की रोशनी से सबको रोशन करे। ये गौतम बुद्ध के विचार थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है।
बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतेवादी सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका वर्णन दीर्घ निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बुद्ध ने दिया है वो किस में मिलता है? दीर्घ निकाय में मिलता है। बुद्धवादी परंपरा के अनुसार पहले धरती पर स्वर्ण युग था, जिसमें लोगों में सामंजस्य व प्रसन्नता थी। ठीक है, स्वर्ण युग को आप सतयुग भी बोल सकते हैं, जब लोग जो थे वो अच्छे से रहते थे, खुशहाल जिंदगी जीते थे। ठीक है, व्यक्ति का जीवन सद्गुणी व खुशहाल होता था। कालांतर में लोग लालची व स्वार्थी हो गए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, लोग जो थे वो लालची हो गए, स्वार्थी हो गए, बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई, आदर्श राज्य समाज समाप्त हो गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा एक राजा का चयन किया, जिसे अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सके। ये वही स्थिति आ गई थी मत्स्य न्याय वाली, जिसमें जो पावरफुल व्यक्ति था वो कमज़ोर व्यक्ति को, वीक पर्सन को क्या करने लग गया? टॉर्चर करने लग गया। ठीक है, प्रताड़ित करने लग गया। तो उस व्यक्ति की प्रताड़ना को रोकने के लिए ही लोगों ने आपस में समझौता किया एंड एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो क्या करेगा? अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को दंड देगा। ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके एंड दूसरे लोग भी अव्यवस्था उत्पन्न ना करें, डिसऑर्डर उत्पन्न ना करें। ठीक है, एंड उन्होंने कहा कि वो जो व्यक्ति है जो सुरक्षा करेगा, उसको इस सुरक्षा के बदले फसल का कुछ हिस्सा दिया जाएगा तथा व्यापार का भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे वो लोगों का वेलफेयर करेगा। अब यहाँ पर देखिए राजा के अधिकार तथा कर्तव्य क्या है। जातक कथा व दीर्घ निकाय में राजा के अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख है। राजा के अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है? दीर्घ निकाय में व जातक कथाओं में। ठीक है, जातक कथा के अनुसार राजा को नागरिकों पर उचित करारोपण करना चाहिए। मतलब कि जो राजा है उसको लोगों से टैक्स तो लेना चाहिए, लेकिन उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टैक्स राजा वसूल करे एंड लोगों को मारे पीटे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, करारोपण उचित तरीके से होना चाहिए तथा राजा को नैतिक नियमों का अनुसरण व राजा को न्यायपूर्ण तरीके से दंड देना चाहिए। ठीक है, ये सब किस में लिखा है? जातक कथाओं में लिखा है। इसके अनुसार राजा को शत्रु राज्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। इसका मतलब है कि कोई राज्य है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो भी उसको अपने पड़ोसी राज्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अपने पड़ोसी राज्य को नहीं सताना चाहिए, चाहे उसका पड़ोसी राज्य कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन बुद्ध परंपरा में राजा कौटिल्य के राजा की भांति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है ये भी देख लीजिए। राजा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक माध्यमों का उपयोग ना करें एंड युद्ध काल में भी राजा को न्यायपूर्ण व्यवहार की सलाह दी गई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुद्धवादी परंपरा में राजनीति का मूल आधार क्या है? नैतिकता। ठीक है, नैतिकता को मूल आधार माना है राजनीति का तथा समाज का, क्योंकि अगर राजा नैतिक आचरण यानी कि मोरल बिहेवियर नहीं करेंगे तो मंत्री तथा प्रजा जो है वो भी अधार्मिक हो जाएगी। ठीक है, अधार्मिक इन द सेंस जो मंत्री एंड प्रजा है वो भी अधर्म के कामों में अपने आप को लगा लेगी। ठीक है, जिससे धर्म का प्रचलन समाप्त हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति जो है वो नाराज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उनके अनुसार ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती है ये भी एक तरीके से प्रकृति यानी कि नेचर का प्रोटेस्ट होता है। जो इंसान अधर्म का काम करता है उसका बदला लेने के लिए प्रकृति में प्राकृतिक आपदाएं आती है ताकि इंसान सुधर जाए। ठीक है, इसके अलावा बरसात नहीं होगी, फसल का भी अभाव हो जाएगा। तो ये सब बुद्ध ने बताया है कि राजा जो है उसका नैतिक आचरण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बुद्धवादी परंपरा में धर्म व राजनीति का गहन सम्मिश्रण पाया जाता है। मतलब कि बुद्धवादी परंपरा अगर देखें तो उसमें राजनीति अकेली नहीं है बल्कि धर्म को भी मिक्स किया गया है उसके साथ। ठीक है, धर्म व राजनीति इन दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है, जिसमें राजनीति को बुरा मानते हुए भी आवश्यक माना है। ये माना जाता है कि राजनीति बुरी है लेकिन फिर भी ये आवश्यक है। राजनीति नहीं होगी तो समाज में, संसार में अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो
राजनीति अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आवश्यक है। इसके अलावा राजा को धार्मिक व नैतिक बनने की सलाह दी गई है। ठीक है, दीर्घ निकाय में राजा या शासक के कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राजा को शक्ति व सदाचरण का पालन करना चाहिए। ठीक है, राजा को अच्छा आचरण करना चाहिए दूसरों के साथ भी। उसे प्रशासन करते समय यानी कि शासन करते समय धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि राजा का मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा राजा का मूल कर्तव्य ये भी है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करें, सेफ्टी करें। ठीक है, राजा को विधि यानी कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देना चाहिए, गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, राजा के मूल गुण उन्होंने क्या क्या बताए हैं? अंगुत्तर निकाय में राजा के मूल गुणों का वर्णन किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस निकाय में क्या कहा है। ठीक है, इसके अनुसार राजा को अच्छे कुल में पैदा होना चाहिए यानी कि क्षत्रिय कुल का होना चाहिए। माता पिता अर्थात दोनों का कुल अच्छा हो। ठीक है, यह कुल 7 पीढ़ियों तक शुद्ध व पवित्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब माता पिता दोनों एक ही कुल से बिलोंग करते हो, ऐसा ना हो कि पिता क्षत्रिय हो एंड माता जो है वो ब्राह्मण कुल की हो। ठीक है, तो दोनों का कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, राजा देखने में आकर्षक व प्रिय होना चाहिए, उससे एक कुशल योद्धा होना चाहिए, वह बुद्धिमान होना चाहिए ताकि सही फैसले ले सके, न्याय कर सके। ठीक है, एंड राजा धन धान्य सोने चांदी जैसी संपत्तियों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई गरीब व्यक्ति राजा बनेगा तो वो लोगों का वेलफेयर नहीं कर पाएगा, तो राजा जो है वो ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी पैसे हो। ठीक है, एंड राजा के पास एक आज्ञाकारी अनुशासित सेना भी होनी चाहिए ताकि समाज की सुरक्षा की जा सके, राज्य की सुरक्षा की जा सके। अब यहाँ पर देखिए राजनीति तथा धर्म, इसमें क्या है, ये लास्ट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो राजनीति व धर्म, बुद्धवादी परंपरा में राजनीति व धर्म का सम्मिश्रण पाया गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। इस परंपरा में राजनीति के संबंध में एक वैकल्पिक विचार भी है जिसमें राजनीति को एक नैतिक बुराई, धोखेबाजी व चालाकी का पर्याय माना जाता है व इसकी निंदा की जाती है। राजनीति को क्या माना जाता है? एक नैतिक बुराई माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसको आवश्यक भी माना गया है। हालांकि ये माना जाता है कि राजनीति में धोखेबाजी होती है, चालाकी होती है, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है। बौद्ध भिक्षु पुंडरीक जो है उनके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को राजा व राजकुमार के साथ नहीं बैठना चाहिए तथा किसी राजकीय पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी मान्यता का समर्थन करते हुए अशोक घोष ने अपनी रचना बुद्ध चरित्र लिखा। ठीक है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अशोक घोष ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति धर्म व नैतिकता दोनों के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन बुरी होते हुए भी आवश्यक है क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखना राजा के द्वारा संभव तभी होगा जब राजनीति होगी। ठीक है, तो राजनीति के द्वारा ही समाज में व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। तो ये किसने लिखा है? बुद्ध चरित्र में अशोक घोष ने लिखा है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।